चलो हो गया। ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री से वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जितने यहाँ पे 10th जो 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन 10 क्वेश्चंस में मोस्टली कवर ही हो जाएंगे। हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वीडियो क्वालिटी वगैरह सही आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वायर हो सकता है या कुछ भी कॉइल हो सकती है कोई भी। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, उससे क्या है 10 एम्पीयर का करंट जो है जा रहा है। तो इस 10 एम्पीयर के करंट को हमने 2 मिनट तक, ठीक है ना, 2 मिनट तक जो है फ्लो किया। 2 मिनट तक फ्लो करने के बाद इसमें जो है कितना चार्ज, इस कंडक्टर से कितना चार्ज पास हो गया होगा। तो हमने ऑलरेडी इसको पता है कि भाई हमें क्या करना है कि करंट क्या दिया है, I इक्वल्स टू 10 एम्पीयर दिया है। ठीक है, टाइम हमें दिया है, टाइम इक्वल्स टू दिया है 2 मिनट। ठीक है, हमारे पास चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू आई टी। तो Q इक्वल्स टू आई टी जो होता है, जब हम Q इक्वल्स टू आई टी लगाएंगे, है ना, तो I कितना है 10 एम्पीयर और टाइम कितना है 2 मिनट, लेकिन मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 60, तो हमारे पास ओवरऑल कितना हो जाएगा 120 1200, यानी 1200 क्या आ जाएगा कूलाम। ठीक है, बिकॉज हमारे पास चार्ज जो आता है वो कूलाम में है। ठीक है, तो चार्ज हमें कूलाम में मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखो चार्ज कैलकुलेट हो गया, पहला इसका जो ऑप्शन था वो सॉल्व हो चुका है। सेकंड देखेंगे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना जो चार्ज पास हुआ है 12 कूलाम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दिया है वो आपको दिया गया है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई। आपने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू एन इनटू ई। ठीक है, Q क्या है हमारा चार्ज, कितना आया है 1200। n कितना होगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू माइनस 19। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.6, ऊपर चला जाएगा ये 19। अब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमने डन कर लिया है। ये एक टाइप हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट जो भी होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आपको डिफाइन करना है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है ना, सो मूविंग ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस हो जाता है I। सो एम्पियर को डिफाइन करना है। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आई मीन करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट स्पेस कह सकते हो, पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो, पर यूनिट एरिया कह सकते हो। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, सो ये भी डन हो चुका है क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है करंट और इसको डिफाइन करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, ओम्स लॉ ये कहता है कि द करंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो V इक्वल्स टू I एंड R। ओके, सो V इक्वल्स टू I R क्या होता है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, यानी जितना करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट है। उसके बाद में आपको क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, यानी करंट का जो अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है ना, सो इज L अपॉन ए लिख सकता हूँ इसको, और इसको जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड रो, एंड सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे, रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मैंने दोनों ही क्लियर कर दिए, उनको और बता दिए इस पे। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेंथ अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका एरिया भी अफेक्ट करता है।
ठीक है। तो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। जैसे जैसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी घटेगी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी का नेचर भी क्या हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। मेटल्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नॉन मेटल्स का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 3 रजिस्टर हैं आपके 10 ओम, 5 ओम एंड 15 ओम, इनको क्या किया गया, पैरेलल लगाया गया। इसका मतलब यह है कि 3 रजिस्टर ले लो और उनको पैरेलल लगा दो, ठीक है। और इन पैरेलल लगाए हुए रजिस्टर का हमें टोटल मैग्नीट्यूड निकालना है कि भाई टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में हमेशा क्या होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके लिख देना है, ठीक है। तो 1/R1 में 1/10 + 1/5 + 1/15, ठीक है। इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा 15 तो नहीं आएगा यार, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 30 एलसीएम हो गया, ये कितना हो गया 3 6 + 2 कितना हो गया 3 6 9 2 11 11/30। सो R = 30/11 ओम, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 30/11 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज हमसे क्या पूछा था कि पैरेलल लगे हुए हैं तीनों रेजिस्टर, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए 30/11 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि आपको एक डायग्राम दिया है, उसमें 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में और एक लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि इस वाले सर्किट में करंट कितना निकल रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बोर्ड में आपको एक मिल ही जाएगा, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में सर्किट वाले से मिलेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, V = IR, यही तो लगाना है फॉर्मूला, तभी तो हमें करंट मिलेगा। करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा ओवरऑल 6 और 6 फिर क्या हो जाएगा आपस में 6 और फिर ये 3, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/R = 1/6 + 1/3। ये क्यों 6 हो गया, क्योंकि ये सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिवाइड में करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 एलसीएम 1 + 2 R = क्या हो जाएगा 6/3 = 2, यानी कि हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, I = V/R। V कितना है हमारे पास 3 to 1.5 करंट, यानी कि इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। सो 1.5 एम्पियर जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं और जो नहीं आते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, फिर से एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में हमें फिर से क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। करंट कैलकुलेट करोगे, करंट वही भैया ओम्स लॉ से ही आता है, ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जॉर्ज साइमन ओम्स, तो इनका हमें क्या निकालना है, इसमें हमें करंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले आएगा 1/R = 1/10 + 1/20 + 1/30, है ना। 60 ले लो एलसीएम इसका 60, तो ये 6 3 + 2, ठीक है। तो R = क्या हो जाएगा 60/11, 6 3 9 to 11, है ना, 6 3 9 to 11। उसके बाद में ये हमारा R आ गया, क्यों R आ गया, क्योंकि हमें लगाना था V = IR और R हमारे पास 3 है, तो तीनों में से कोई ओवरऑल एक निकलेगा ना, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, तो वो निकाल लिया। सो R हमें मिल गया। अब I = V/R, V कितना है इसका 6, R कितना है 60/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1.1 एम्पियर। दिस इज द करंट ऑफ दिस सर्किट 1.1 एम्पियर, ठीक है। आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपको लॉजिक के साथ में ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द करंट, 7 वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि अगर आप किसी अप्लायंस में करंट फ्लो करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास कोई मान लो कि आयरन वगैरह है, तो आयरन में अगर आप करंट वाला वायर लगाओ तो ये इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। यानी उस अप्लायंस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हीट जनरेट होना, ठीक है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था जूल ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हीट होती है भाई, हीट होगी तो ये हीट डिपेंड किस पे करेगी, इन्होंने कहा कि हीट इज डिपेंड टू, हीट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। उसके बाद में हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आल्सो, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा
टाइम भी कह सकते हो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो टाइम पे भी डिपेंड करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम तक तुम करंट पास करोगे उतना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। दूसरा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है ना। सो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है आई स्क्वायर आर टी, टी इज टाइम, ठीक है, नॉट टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट होती है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला आता है, क्यों? बिकॉज इन्होंने कहा कि जो हीट होती है वो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा हीट होगी, जितने ज़्यादा टाइम तक हीट करंट फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा हीट होगी, ये भी सही बात है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस करंट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द पीवी एंड आई, पीवी एंड आई। अब हम लोगों को पी वी और आई के बीच रिलेशन देखो, पी इक्वल्स टू वी आई, ये एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, ठीक है। पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये पावर है। एक मिनट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई मीन पावर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट, है ना। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू आई आर होता है क्या? यस एब्सोल्युटली, V इक्वल्स टू आई आर एंड देन इट इज I। सो हम ये कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, है ना। सो P V I के बीच जो रिलेशन है वो ये है, P V और R के बीच जो रिलेशन है, P और V R के बीच में रिलेशन हो गया। उसके बाद में ये I इक्वल्स टू हम क्या ये लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला और यहाँ से बन सकता है, एक फॉर्मूला यहाँ और बन सकता है कि V ऐसे कर दो और I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। सो V स्क्वायर अपॉन R, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R जो है वो रिलेशन है P V और R के बीच में, तो मैंने सारे यहाँ पे आपको बता दिए कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट के किसी वायर से कनेक्ट होगा, लाइन से कनेक्ट होगा, तो उसका वोल्टेज दिया है कितना? वोल्टेज दिया है आपको 220 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं मैं, ठीक है। एंड जनरेटर है, करंट दिया है उसका 2.5 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, अब पावर निकालनी है यार, P इक्वल्स टू VI लगा लो, सिंपल। हमें P इक्वल्स टू पावर के लिए ये सारे फॉर्मूले होते हैं, तो P इक्वल्स टू VI से हमें मिल जाएगा पावर। तो V कितना है? 220 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई 2.5, सो 220 2 424 और प्लस 110 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये? 550। क्या आएगा? पावर किसमें होती है? वाट में होती है, ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट होती है वाट। अब आप इसको किलोवाट में चेंज कर सकते हो जाके। क्वेश्चन नंबर 11, a torch is connected to 5 volt and 500 milliampere, this is what milliampere, and calculate the power and resistance। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, ठीक है, करंट दिया है 500 एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, मतलब इस मिली एम्पियर को तुम्हें एम्पियर में रखना है, उसके बाद इसमें यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर, पावर निकालनी है और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो P इक्वल्स टू VI, एक तो ये आ जाएगा सिंपल, P इक्वल्स टू VI से निकाल लोगे। अब ये एम्पियर में करंट होना चाहिए, तो 500 डिवाइड बाय 1000, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब 0.5 एम्पियर करंट है हमारे पास, है ना, 0.5 एम्पियर, बिकॉज 1 एम्पियर में कितने होते हैं? 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर, ठीक है ना। सो P इक्वल्स टू VI, V कितना 5, I कितना 0.5, सो पावर कितना आ जाएगा 2.5 वाट, ठीक है, वाट में आएगा। R निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू IR, सो R इक्वल्स टू V अपॉन I, V कितना है? V है 5 और R कितना है आपके पास? R है नहीं, सॉरी I है, I कितना है? 0.5, तो 0.5 एंड 10, यानी कि टोटल कितना आ गया? 10 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन हो गए, इनको आपको सॉल्व कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।